नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेश शर्मा आपकी अपनी चैनल 365 सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत करता हूं। हम ऐसे फाउंडर से मिलते हैं जिन्होंने सक्सेस पाई है। आज हम मिलेंगे जिली के फाउंडर अनुभव भटनागर जी से। वैसे तो वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले के रहने वाले हैं, परंतु मिलिट्री बैकग्राउंड होने के कारण उनकी एजुकेशन पूरे देश में अलग अलग जगह हुई। पिछले साल लॉकडाउन में उन्होंने 30,000 रुपये की लागत से होममेड मसालों का स्टार्टअप शुरू किया और जो देखते ही देखते एक साल के अंदर 35 लाख रुपए में कन्वर्ट हो गया है। एक साल के अंदर ही उन्होंने 35 लाख रुपए कमा लिए। इतना ही नहीं, अनुभव जी ने जो एक्सपीरियंस गेन किया है वो उन्होंने पूरे दिल से इस इंटरव्यू में आपके सामने रखा है। उन्होंने बताया कि प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, कैसे बेचना है, क्या ज़रूरी लाइसेंस है, वो आपको कहाँ से लेना है, कितनी फ़ीस है, एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो यदि आप लोग भी होममेड मसालों का स्टार्टअप करने का प्लान कर रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम स्वागत करते हैं अनुभव भटनागर जी का। अनुभव जी नमस्कार। थैंक यू योगेश जी फॉर सच अ वंडरफुल इंटरव्यू। आपका बचपना कैसा रहा? आपने कहा, आपके फ्रेंड सर्किल के बारे में बताइए और बताइए कैसा रहा आपका बचपना। जी देखिए, मेरी पूरी अपब्रिंगिंग तो पूरी पैन इंडिया हुई है क्योंकि मेरे फादर इंडियन आर्मी में पोस्टेड थे। मैं पैदा यूपी में हुआ था। फिर उसके बाद जो है मेरे को पिथौरागढ़ पापा की पोस्टिंग है। पिथौरागढ़ में मैं 2 से 3 साल रहा। फिर उसके बाद मैं मेरठ में 3 साल रहा। फिर उसके बाद मैंने अपना मेरी पूरी स्कूलिंग आर्मी स्कूल से ही हुई है, फर्स्ट से लेके 12th तक पूरी की पूरी स्कूलिंग। तो वही पूरा डिसिप्लिन, वही पूरा तरीका काम करने का, वही सीखा मैंने अपने पेरेंट्स से या अपने सर्कल से। जी, तो उसके बाद जो है फिर अपना ग्रेजुएशन मैंने मेरठ से करी थी, यूपी से ही। उसमें मुझे मौका मिला था उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने का। मेरे जितने भी दोस्त वगैरह बने, चाहे स्कूल टाइम में हो या कॉलेज टाइम में हो, सबके सब अपने क्या कहते हैं अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं आज के दिन में। सबका वही बचपन नटखट था, सब खेलकूद में अच्छे थे, सब अपने पढ़ाई में ठीक है अच्छा था। टॉपर्स भी कुछ थे, मैं तो एवरेज था सर। मेरा तो बस यही था कि अपना जो है पास हो जाए अच्छे से, ठीक है, और जितना जॉब लेने के नंबर चाहिए उतने होने चाहिए। सही है। तो मैंने कभी टॉपर वॉपर तो नहीं रहा जी। तो मेरा पूरा पढ़ाई तो ऐसी हुई। फिर उसके बाद दोस्तों के साथ मस्ती काफी थी। टीचर्स अच्छे से जानते थे क्योंकि काफी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना होता था। फिर उसके बाद काफी बार स्कूल को रिप्रेजेंट किया अलग अलग एक्टिविटीज में, बाहर जा जाके अलग अलग शहरों में। तो मेरे को जो लगता है, मेरे का जो मेन अभी जितना भी मेरे अंदर चेंजेस आए हैं वो उन एक्टिविटीज की तरह से आए हैं। तो मतलब आपका कोई बचपन में ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं डेवलप हो पाई होगी, मेनली लाइक कॉलेज में आके ही आपका फ्रेंडशिप डेवलप हो पाई होगी। हाँ सर, बचपन में तो देखिए अगर एक जगह रहते तो एक बार को कहते हैं ना लंगोटिया यार वो बन जाते हैं। जी। लेकिन जिस तरह से पापा का क्या कहते हैं सर्विस थी, उस हिसाब से मूवमेंट था, तो कुछ इतनी गहरी दोस्ती हुई नहीं। सही बात। जो है एक दो उनके साथ ऐसा है कि वो भी तब हुई जब हम 10th में आ चुके थे। ये अब पता था 10th और 12th एक ही जगह से होनी है, या आप में समझ वगैरह आने लगी थी, क्योंकि उस समय तो इमोशंस भी काफी वीक होते हैं ना बचपन में। सही बात जी। तो उसके बाद पूरी दोस्ती यारी तो अभी कॉलेज से ही है सर, मेरा जितने भी दोस्त हैं। अच्छा। हाँ सर बताइए। जी सर, तो मेरा पूरा दोस्ती यारी पूरा कॉलेज से हुआ जी। ठीक है। उसके बाद अगर मैं जिस तरह से आज मेरा झुकाव है अपने काम के प्रति, उसका सबसे बड़ा श्रेय मैं देता हूँ हमारे सीनियर्स को, जहां मैं रहता कॉलेज के वक्त। मेरे एक सीनियर है रमेश सर करके, उन्होंने जब मैं पीजी में मैं हॉस्टल में नहीं रहता, मैं पीजी में रहता। तो जब मैं पीजी में घुसा था तो पहले या दूसरे दिन उन्होंने बोल दिया था कि अगर तुम्हें यहाँ सरवाइव करना है तो 2 चीजें सीखनी होंगी। दो में से एक चीज सीखनी होगी, या तो आप बर्तन मांजना सीखो या आप खाना बनाना सीखो। क्योंकि सर अब कॉलेज में इतना पैसा तो होता नहीं था कि कुक हायर करें फिर उसको पेमेंट दें, इतना तो पेमेंट आता नहीं था। सही बात। अब सबके लिए मिलके बनाना होता तो कभी कभी किसी महीने अगर थोड़ा पैसा हो गया तो कभी कभी कुक को बोल दिया भाई बना दो, कभी कभी नहीं हुआ क्योंकि उस समय तो इतना पैसा नहीं होता था। जी। तो मैंने फिर अपने सर को बोला कि नहीं सर मैं खाना बनाना सीखूंगा,
बर्तन वर्तन मैं नहीं कर पाऊंगा। आप खाने में मुझे जो सिखा सकते सिखा दीजिए, मैं बना लूंगा। ठीक है। सही सही ऑप्शन चूज किया, नहीं तो नॉर्मली लोग बर्तन वाला चूज करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे क्या था ना, मुझे ये था कि अगर खाना बनाना आ जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है ये। क्योंकि आज मेरी दादी ने भी हमारे पापा, हमारे चाचा, सबको खाना बनाना जरूर सिखाया। उनका ये कहना था कि आप किसी भी तकलीफ में हो, अगर आपको खाना बनाना आता है बेसिक, तो आप किसी भी तकलीफ से उबर सकते हैं। गृहिणी का ही सिर्फ ये योगदान नहीं होना चाहिए खाना बनाने में। मेरी दादी ने सबको सिखाया, फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे, लेकिन उस समय कमिटमेंट इतना था नहीं मेरी तरफ से। तो जो भी मेरा हुआ वो कॉलेज में हुआ कमिटमेंट खाने को लेके, समझिए। जहां से मेरा पहला स्टेप था इस इंडस्ट्री में घुसने का। सही बात है। जी सर। तो सर बताइए, आप अभी क्या करते हैं, आप क्या बिजनेस है, और अभी आपका पूरा क्या आइडिया है, आपका क्या करते हैं, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी सर, तो मैंने ये जो है अभी जो मेरा कंपनी है अनुभा फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंडर ब्रांड है जिलीज करके, जिसमें हम डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल पाउडर्स एंड ब्लेंड्स बेचते हैं। अच्छा। तो जी, इसका आइडिया भी मेरे को जो है एक छोटे से इंसिडेंट से ही आया। जैसे मेरे फादर जो है काफी अलग अलग जगह पोस्टेड है, वो सियाचिन वगैरह इन सब में पोस्टेड थे। तो मैं उनसे एक दिन डिस्कस कर रहा था कि पापा क्या पाउडर पेस्ट, ये अपना पेस्ट वगैरह को हटा के कुछ पाउडर बना सकते हैं जो प्रिजर्वेटिव फ्री हो। तो उन्होंने बताया कि ऐसा खाना जो है उन लोगों को जब वो हाई एल्टीट्यूड में रहते थे तो मिलता था। अच्छा। जी, क्योंकि वहां पे जो प्याज लहसुन इतने हाई एल्टीट्यूड में तो वो सब पत्थर बन जाते थे। सही बात। तो अब फ्रोजन करके, या तो वो फ्रोजन मिलता था या ड्राइड मिलता था जिसको वो उबाल के खा सके। तो उन्होंने मुझे एक बताया कि ऐसा पॉसिबल है। तो मैंने कहा कि चलो लेट मी गिव इट अ ट्राई, कि अगर हम कुछ कर सकते हैं इस बारे में। तो उसके बाद जो है मैंने क्या कहते हैं, एक और इंसिडेंट है कि मैं एक दिन ऐसी अपनी वाइफ के लिए खाना वाना बना रहा था। तो मेरी आदत है वो पूरे रेसिपी इंग्रेडिएंट्स वगैरह पढ़ने का, कि इसमें क्या है क्यों है, वो मैं हर प्रोडक्ट का पढ़ता हूँ एफएमसीजी में। तो उसी से मेरे दिमाग में ये मतलब एक दिमाग में कीड़ा बैठा कि यार ये क्या तरीका है कि अगर हम प्रिजर्वेटिव हटा दें तो कुछ फायदा हो सकता है इसका, या शेल्फ लाइफ वो ही रहे। तो ये मेरे दिमाग में एक था। तो मैंने जो है ये CFTRI करके इंस्टीट्यूट है मैसूर में। अच्छा। उसका एक ब्रांच हैदराबाद में भी है। तो आप अभी मतलब हैदराबाद में ही रहते हैं आप अभी? जी जी, अभी पूरा हैदराबाद में हूँ मैं। अच्छा। मेरा पूरा बिजनेस रहना वहना सब हैदराबाद में ही अभी। तो वहां पे मैंने पूरा बात किया वहां पे डायरेक्टर्स से, साइंटिस्ट से, कि सर ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आज देखो, आज से करीब 15-20 साल पहले लोग जो है क्या कहते हैं, लोग ये पापड़ चिप्स बनाते थे घर पे, और वो जो है काफी वक्त तक चल जाता था, 2-3 साल। सही बात। पापड़, बड़ी, ये सब बड़ी जो बनाते थे घर में अपने, पापड़ ये सब काफी चलते थे। जी जी जी, ये सब चलते थे, लेकिन इसमें कोई आपको प्रिजर्वेटिव वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बस धूप में सुखा दो। सही बात। तो उन्होंने भी मुझे यही किया कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है आप 2 तरीके से करें। या तो प्याज टमाटर को पतला पतला काट के आप सुखा दीजिए सन में, ठीक है, धूप में। या आप अगर आपके पास माइक्रोवेव, उसमें थोड़ा हीट करके देखिए कि पानी, उसका मॉइस्चर निकल सकता है कि नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है मॉइस्चर हटाने का, कि अगर मॉइस्चर रहता है तो उसी की वजह से फंगस और बैक्टीरिया लगता है उसका। अगर फंगस और बैक्टीरिया लग गया तो उसकी शेल्फ लाइफ काफी कम हो गई। इसलिए हम जो भी फ्रेश माल लाते हैं वो 10 से 15 दिन मैक्सिमम चलता है, उससे ज्यादा नहीं चलता है। फ्रिज में भी खराब होने लगता है वो तो। फ्रिज में भी खराब होने लगता है। सही। तो यही चीजों को जोड़ के, अपने ट्रेडिशंस को जोड़ के मैंने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं, ट्राई करते हैं। नहीं हो पाया तो ठीक है सर, क्या दिक्कत है, लेकिन अगर हो गया तो काफी अच्छा फ्यूचर है इसका। तो मैंने जब अपना पहला प्रोडक्ट से अनियन और गार्लिक, सिर्फ इन 2 प्रोडक्ट से मैंने अपना काम शुरू किया था। 2018 एंड की बात है। ठीक है। और उस समय मैंने कोई लीगल फॉर्म वगैरह कुछ नहीं किया था, कोई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं। मैंने कहा पहले मार्केट में उतर के देखते हैं कि कोई इसको खरीदने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, कि अगर कस्टमर ही नहीं खरीदना चाहेगा, मैं फालतू में इतना इन्वेस्टमेंट करके करूंगा क्या। सही बात।
तो मैंने बहुत सिंपल से स्टेप्स लिए। मैंने सबसे पहले अपना Amazon पे रजिस्टर करवाया अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है। उसके बाद फिर जो है मैंने कहा चलो Amazon एक ऑनलाइन जरिया हो गया जिसमें हम अपने प्रोडक्ट का वाइबिलिटी समझ सकते हैं कि किस जगह से ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। दूसरा मेरे को ये समझना था मैं Amazon से 1-on-1 बात नहीं कर सकता हूँ वहां पे कस्टमर से। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने कहा कि अपन एग्जीबिशंस अटेंड करेंगे। जैसे यहाँ जितनी भी मेट्रो सिटीज है उसमें ट्रेडिशन है कि हाई एंड सोसाइटीज में वीकेंड्स को एग्जीबिशन लगते हैं। एग्जीबिशन, यस जी। तो मैं जाके वहां पे जाता था, मैं बस कस्टमर से बात करता था कि अगर उनको पसंद आ गया, खरीद लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खरीदा तो फीडबैक समझना चाहता था कि सर ऐसा क्या कमी है इस प्रोडक्ट में जो आप नहीं खरीदेंगे। क्योंकि मेरा यही था कि अगर उत्सुकता है मेरे अंदर, उस उत्सुकता को अगर आप कस्टमर को कन्विंस कर पाते हैं तो एक पॉसिबिलिटी है उस मॉडल को फाइनेंशियली वायबल बनाने की। तो मैंने ये काम कम से कम 1 साल किया है पूरे रिसर्च। तो मतलब आपने रजिस्टर करने से पहले लगभग 1 साल तक आपने यानी मार्केट टेस्ट किया और मार्केट रिसर्च किया, आपने ऐसा बोल सकते हैं अपन ऐसा? जी। मैं जो छोटे छोटे रिटेल स्टोर्स को देख के आता था कि वहां पे बिकेगा कि नहीं बिकेगा। मैं बोलता था सर मुझे पैसा वैसा मत दो, आप सिर्फ रखो। अगर कस्टमर खरीद रहा है तो मुझे बताना, नहीं खरीद रहा तो भी मुझे बताना। मैं यही बात करता था क्योंकि आज मैं किसी से पैसा कैसे मांगू जब तक मैं ही श्योर मेरा प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसमें मुझे क्या होता था, इसमें मुझे इस चीज को करने से मुझे ये फायदा मिलता था कि आज मेरे को कस्टमर की विजिबिलिटी, कस्टमर की आंखों में किचन डिलाइट करके नाम तो जा रहा है। क्योंकि आज कोई भी नया प्रोडक्ट हम भी पहले दिन नहीं खरीदते हैं। हाँ, टाइम लगता है, सही बात है। टाइम लगता है, 3 बार मार्केट जाते हैं, किराना वाले से बात करते हैं, वो बताते हैं, तो सोचते हैं चलो एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो ये काम मैंने कम से कम 1 साल किया था जी। तब जाके मैंने कहा कि नहीं अब कुछ हो सकता है इसका सीरियसली। तो आपको रिस्पांस मिलने लगा था? मतलब चलिए मैं पहले आपको एक बात बता देता हूँ, मतलब अपना ये पूरा इंटरव्यू का क्या पर्पस है। अपने ये पूरे इंटरव्यू का ये पर्पस है सर कि जैसे मान लीजिए कोई आगे आने वाले कोई इंटरप्रेन्योर्स या कोई अपने इंडियन सिटीजन और अक्रॉस द वर्ल्ड एनीवेयर, लाइक इफ पीपल वांट टू डू सेम बिजनेस, अगर उनकी इच्छा है सेम सिमिलर बिजनेस चालू करें तो वो आपसे सीख पाए। मतलब तो देखिए एक तो चीज आपने उन्हें सिखाई दी कि भाई मार्केट रिसर्च करो सबसे पहले जाके। आपने 1 साल मार्केट रिसर्च किया है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। खैर, और मार्केट तो कैसा रहा आपका मार्केट रिसर्च का, लाइक रिस्पांस कैसा रहा? मतलब आपको क्या समझ में आया उस 1 साल के दौरान? मेरे को देखिए सबसे बड़ा चैलेंज मैं बताता हूँ जो मेरे को आज भी मैं टैकल करता हूँ। आज सामने वाला कस्टमर मुझे यही बोलता है कि जब मेरे नुक्कड़ पे मुझे फ्रेश सब्जियां मिल जाती है तो मैं क्यों ये खरीदूं प्रोडक्ट। ये मैं आज तक फेस कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर इसका मुझे ये भी समझ में आया कि जिन लोगों को थोड़ा आइडिया है, आज देखिए अपने जो पहले हल्दी आती थी, पहले तो हल्दी हल्की सी गीली रहती है ना, उसको बाद में सुखाया जाता है, पाउडर बनता है। हाँ, वो अदरक जैसी, पहले अदरक जैसी आती है ना हल्दी, मतलब जड़। जी जड़ जैसा आता है वो पूरा। और पहले ये काम भी घर पे ही होते थे पूरे, अब पैकेट फॉर्म में आने लगा। तो सबसे बड़ा मुझे चैलेंज ये समझ में आया कि कस्टमर को मुझे ये बताना है इसके फायदे क्या हैं। जब मुझे क्वेश्चंस पूछने लगे ना तो मुझे समझ में आया कि नहीं मुझे क्या क्या चेंजेस करने अपने अप्रोच में या अपने पिच में, कि इसके क्या क्या फायदे हैं सबसे पहले। दूसरा, इससे आपकी जिंदगी कैसे बेहतर होगी, ये चीजें मुझे समझ में आई। तीसरा, मुझे ये समझ में आया कि इसका जो है, मतलब मैं ये सोचा था कि हैदराबाद में बहुत बड़ा मार्केट है, बट सबसे बड़ा मार्केट मेरा है मुंबई का। अच्छा। ये मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि जब मेरे ऑर्डर्स आने लगे कस्टमर्स से, मैं जैसे क्या होता था ना, जैसे कभी मैं अपनी वेबसाइट भी शुरू किया था किचन डिलाइट का, बाय एनी चांस कोई मेरी वेबसाइट पे ऑर्डर कर देता तो मैं बात जरूर करता था एक बार समझने के लिए कि उन्होंने कहाँ से पता चला, उन्होंने क्यों ऑर्डर किया है। अच्छा। तो उससे मुझे ये समझ में आया कि जिन लोगों के पास अपने समय की काफी कमी है, मेट्रोज में, मतलब मेट्रोज में, वहां जो है इसकी डिमांड काफी अच्छी है।
और दूसरा जो है, टचवुड सर, मैं जब किचन लाइट कर रहा था मुझे पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला था यूएस से। अच्छा। ये मुझे समझ में एक्सपोर्ट में कितना बड़ा मार्केट है इसका। तो अभी आपने एक्सपोर्ट भी मतलब एक्सपोर्ट भी करते हैं अभी आप? जी जी सर, अभी हम यूएस, नेदरलैंड्स इन सब में करते हैं। अच्छा। लोग छोटा ऑर्डर दे तो भी करते हैं, लोग बड़ा बड़ा ऑर्डर दे तो भी करते हैं सर। अच्छा सर, ये आपने कितना शुरू में कितना इन्वेस्टमेंट किया इसको, और आपने वो इन्वेस्टमेंट वगैरह कैसे अरेंज किया, और क्या रहा आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? मतलब जब आपने पैसा लगाना चालू किया तो कितना लगा उसमें? सर जब मैंने शुरुआत की थी तब तो मैंने काफी छोटा किया था। मैं तो 30-32 हजार के आसपास पैसे लगाए थे, जो मेरी सेविंग थी। मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार करके देखते हैं इसमें अगर कुछ हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो उसमें मैंने क्या किया था, सबसे बेसिक काम ये किए थे कि जैसे अपना जीएसटी लाइसेंस लेना मैंडेटरी है, एफएसएसआई लेना मैंडेटरी है, ये लाइसेंसेस वगैरह लिए थे। बाकी रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया था। उसके बाद जो है, अब जैसे पहले तो मसाला मैं मिक्सी में पीसता था। अच्छा। तो अब घर की मिक्सी में इतना बड़ा क्वांटिटी नहीं बिकता है, तो थोड़ा हैवी एंड मिक्सी वगैरह लेनी पड़ी थी। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ड्रायर्स वगैरह मुझे लेने पड़े आप थे। खुद ही पीसते थे, मतलब घर में ही आप उनको ग्राइंड करते थे या? पूरा घर पे करता था मैं सर। अच्छा अच्छा। मैंने स्पेशली एक फूड डिहाइड्रेटर आता है। माइक्रोवेव में क्या होता है ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी करने लगता है। अच्छा। तो फूड डिहाइड्रेटर मैंने यूएस से मंगाया था एक। क्या कॉस्ट रही होगी सर उसकी, फूड डिहाइड्रेटर? सर उसकी करीब 12 या 15 हजार के आसपास आया था वो उस वक्त। अच्छा। क्योंकि पूरा इम्पोर्ट, उसका एक्चुअल में कॉस्ट 4,500-5 हजार है, बट इम्पोर्ट वगैरह करके वो 12.5 के आसपास कुछ बैठा था मेरा। अच्छा अच्छा। फूड डिहाइड्रेटर, क्योंकि वो होम फूड डिहाइड्रेटर है, कमर्शियल नहीं है वो। तो ये सब मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए रखा था बना के, कि मैंने कहा आज एक 30,000 रुपए लगा के अगर मैं कुछ नया सीख पाता हूँ और मेरा प्रोडक्ट बन पाता है तो इससे अच्छी बात क्या है। सही बात। तो मैंने पूरा काम घर से शुरू किया था। मेरा एक 10x10 का कमरा हुआ करता था जिस घर में मैं रहता था पहले, उसी से मैंने चालू किया था, 10x10 के घर से। अच्छा। इसके ये काम अगर अपन करना चाहें अपने कोई साथी लोग आगे आने वाले, तो क्या कोई स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है उनको, या कोई भी इस लाइन में आ सकता है? और क्या मतलब एजुकेशन का क्या रोल देखते हैं आप, जहां तक आप पहुंचे हैं उसमें? मतलब सर देखिए, एजुकेशन में ये कहना चाहूंगा, आज हमारे इंडिया में काफी ज्यादा फूड इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं। जैसे मैंने CFTRI बोला, निफ्टम बोला, फिर उसके बाद जो IAFPT थंजौर करके है, ये रेगुलर बेसिस पे क्रैश कोर्स करवाते हैं सर। जैसे महीने भर का कोर्स हो गया। अच्छा। और इनमें कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको इनका डिहाइड्रेशन का करके कोर्स होता है, आप वो कर सकते हैं। बेसिक कोर्स होता है वो। अच्छा। वो हर इंस्टीट्यूट करवाता है अपने अपने लेवल पे। क्या कॉस्ट होती होगी सर वो, मतलब अंदाज से अप्रोक्सीमेटली क्या कॉस्ट आती होगी उस कोर्स? ऑनलाइन अगर आप करेंगे तो कुछ 6 से 8 हजार के बीच में आता है। अच्छा। नॉमिनल कॉस्ट है, मतलब बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है, ज्यादा नहीं है। और अगर आप जैसे उनका रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी होता है कि महीने भर के लिए आप वहां रहें, वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। लेकिन अब तो सब ऑनलाइन हो रहा है कोविड की वजह से। सही। उसमें क्या है, कुछ आपका 25 से 30 हजार के बीच में आती है एक महीने की कॉस्ट। अच्छा। जी सर। तो आप वो जाके वहां सीख सकते हैं। आपको सबसे पहले वो ये आइडिया देंगे कि बेसिक से बेसिक आप किस मशीन से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये मैंने सब रिसर्च करके किया था। सही बात। क्योंकि सिंस मेरा कोई बैकग्राउंड था नहीं, तो मैंने ये सोचा कि सर अगर थोड़ी ट्रेनिंग या कुछ कहीं जिन लोगों को आइडिया, उनसे गाइडेंस लेंगे तो एक डायरेक्शन सही मिलेगा। सही बात। जी सर। अब देखिए, अब जैसे आने वाले लोग हैं अपने, वो किसी भी सेक्टर, मतलब कोई किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड के हो सकते हैं। वो अपन अभी पता नहीं, कोई भी आके अगर आता है तो इसलिए यानी अपने को पता होना चाहिए कि उन्हें, अब जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई कि गवर्नमेंट के काफ़ी ऐसे कोर्सेज हैं जो वो कर सकते हैं और उससे उनको फ़ायदा हो सकता है। और उनकी फीस भी आपने मतलब काफ़ी नॉमिनल ही है, तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आपने स्पेस का तो आपने बोला कि स्पेस का कुछ ज़्यादा कंस्ट्रेंट नहीं है, आपने तो घर से ही चालू किया, तो मतलब बेसिकली अपने को स्पेस भी रेंट से लेने की ज़रूरत नहीं है मतलब? नहीं सर, देखिए शुरुआत में जैसे मैंने काफ़ी अपने जितने मेरे फेलो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, उनसे मैंने यही समझा कि इनिशियली जो है आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना जरूरी है
कि ये माल बिक सकता है कि नहीं, क्योंकि मेरा भी पहले दिन से यही था कि नहीं अपनी खुद की फैक्ट्री लगानी है, सब कुछ करना है। तो मुझे यही एडवाइस मिला कि आप पैसा तो लगा देंगे, क्या गारंटी है बिकेगा। अगर आप छोटा ही सैंपल बनाओ, छोटा सैंपल अगर मार्केट में टेस्ट करो तो आपको भी एक मोटिवेशन आता है कि चलो अब थोड़ा बड़ा करते हैं, चलो अब थोड़ा बड़ा करते हैं। सही बात है, सही बात। ये मुझे बहुत बड़ा एडवाइस मिला था अपने फेलो एंटरप्रेन्योर से, जो मैं कहता हूँ कि आज हर किसी स्टार्टअप को करना चाहिए जी। तरीके बहुत हैं, आज मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट द गोल, द गोल इज मार्केटिंग। सही बात जी सर। मतलब जैसे आपने क्या चैलेंज फेस करे, या आपका जैसे आप उनका बता रहे थे कि आपको एक कहीं जगह मिली जहाँ पे आपने इंक्यूबेशन वगैरह से आपको काफ़ी एडवांटेज हुआ, तो आप बताइए कि आपने क्या चैलेंज फेस किए और आपने उनको कैसे ओवरकम किया। और या अगर दूसरे शब्दों में पूछूं तो अगर कोई और एंटरप्रेन्योर इस टाइप के काम को करना चाहते हैं तो वो क्या चैलेंज फेस कर सकते हैं आपको अभी के हिसाब से, मतलब आपको क्या लगता है? मतलब देखिए सर, जब भी हम कोई भी स्टार्टअप करते हैं ना, पहले शुरुआत तो छोटी ही रहती है, ठीक है जी। उसके बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना कि अगर चलिए मार्केट में माल आपका चलने लगा, ठीक है, उसका बैक एंड इंटीग्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कि अगर आज आप क्या चीज सर बैक एंड इंटीग्रेशन थोड़ा समझाएंगे सर, क्या है ये बैक एंड इंटीग्रेशन? मतलब कि आपका पैकेजिंग कैसा है। हमने पैकेजिंग कम से कम 3 से 4 बार चेंज करी है सर, 1.5 साल के अंदर अंदर। वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी है, उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कैसा है, उस प्रोडक्ट को फिलिंग कैसे करना है, हर प्रोडक्ट की अपनी वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इनिशियली आपने देखा होगा कि जैसे हम किसी किराना वाले भी आजकल अपना मसाला बेचते हैं, वो एक नॉर्मल प्लास्टिक में बेचते हैं। अगर आपको सिर्फ किराना वाले को बेचना है तो अच्छा है, लेकिन अगर कल को आपका अपना नाम बनाना है तो आपको कस्टमर के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि क्या आप कस्टमर की जगह होके ये प्रोडक्ट खरीदेंगे कि नहीं। और कल को अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट ट्राई करना है या मेट्रो सिटीज ट्राई करनी है, तब क्या ये प्रोडक्ट बेचा जाएगा कि नहीं। तो डेफिनेटली कैरी बैग में तो इतना आगे मूव करना डेफिनेटली बहुत मुश्किल है सर। बहुत मुश्किल। वो आपका फिर वो लोकलाइज रहता है प्रोडक्ट की, ठीक है पैसा बन रहा है लेकिन कोई ब्रांड नहीं है। कल को मैं भी चाहूं तो मैं भी सांबर मसाला निकाल के खड़ा कर सकता हूँ। आज हम टाटा वाटा को इसलिए तो ब्रांड देते हैं क्योंकि एक ट्रस्ट फैक्टर है कि वहां पे सब कुछ अच्छा होता है। सही बात। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। अब जैसे मैंने शुरुआत किया था, मैंने तो एक क्राफ्ट पेपर पाउच खरीदा था, मतलब ऑनलाइन मिल जाते हैं, लोकल मार्केट में भी मिल जाते हैं आपको क्राफ्ट पेपर पाउच। मैंने करीब 150-200 पाउच बनाए, उसमें स्टिकर लगा, बेचना चालू कर दिया था। धीरे धीरे समझ में आया लेबलिंग का इंपॉर्टेंस कितना है, क्या आप लेबल पे क्या लिख रहे हो। क्योंकि हमें नहीं पता था सर न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट होती है। हम एक लैब टेस्टिंग फूड प्रोडक्ट की कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ये सारी चीजें कोई सिखाता नहीं है, ये एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। तो कितना खर्चा हो जाता है सर? जैसे मान लीजिए अगर अपने को कुछ लेबल डिजाइन करने हैं या जो लैब टेस्ट कराना है, इस टाइप की चीज़ों में कितना पैसा लग जाता है या उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या करना पड़ता है, कुछ उसके बारे में बताएं। सर देखिए, अगर जब भी आपने जैसे कोई फूड प्रोडक्ट है जो हमने सोचा कि हमारी तरफ से तैयार हो गया, ये हम मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट की काफी फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज हर शहर में अवेलेबल है। ठीक है, आप वहां जाके उनको अप्रोच कर सकते हैं, प्राइवेट भी है गवर्नमेंट भी है। ठीक है, मेरा तो यहाँ पे मैंने प्राइवेट से करवाया था, तो मेरा खर्चा आया था करीब 2000 से 2500 पर प्रोडक्ट ऑन लैब टेस्टिंग। अच्छा। और लेबल डिजाइन का क्या होता है ना सर, लेबल डिजाइन जो है ना, हम जैसे बहुत सारे ये प्रिंटिंग प्रेस वाले होते हैं, इनके पास ग्राफिक डिजाइनर्स ऑलरेडी रहते हैं। तो अगर हम उनसे बोलेंगे कि सर मुझे जो है 1000 स्टिकर प्रिंट कराने हैं, तो काफी नॉमिनल कॉस्ट में वो लोग डिजाइनिंग करके दे देते हैं, बेसिक डिजाइनिंग, कुछ ज्यादा आर्ट वर्क वगैरह नहीं। हमको उन्हें पूरा कंटेंट देना है कि क्या लिखना चाहिए आगे, क्या पीछे लिखना चाहिए, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, वो अच्छे से डिजाइन करके दे देते हैं। अच्छा, ये सर जो आपने पहले बताया था, मैं मतलब वो छूट गया, जैसे आपने वो FSSAI वाला भी लाइसेंस लिया, उसका क्या प्रोसेस रहता है या लगभग उसमें कितना कॉस्ट लग जाता है या कितना टाइम लग जाता है थोड़ा? FSSAI तो सर आजकल FSSAI ने इतनी अच्छी फैसिलिटी कर रखी है। जब मैंने कराया था वो तो पूरा मैनुअल प्रोसेस था।
अब तो FSSAI आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी एजेंट को पैसा वैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आपको। और जो है उसमें क्या है, आपको 15 से 20 दिन लगता है लाइसेंस अप्रूव होने में। अच्छा 15 से 20 दिन में आपको लाइसेंस मिल जाता है। अच्छा, तो ये तो बढ़िया है, मतलब काफी। और फीस कितना लग जाता है उनका लगभग? सर इसमें अलग अलग स्टेजेस पे फीस है। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे मेरा एक किराया स्टोर है, उसका रेवेन्यू 20 लाख से सालाना कम है, तो उसकी फीस है 100 या 150 रुपए के आसपास। अच्छा, तो ये तो काफी कम है। मतलब अगर मान लीजिए किसी को स्टार्ट करना है तो वो तो 20 लाख से कम पर ही रहेगा, तो 150-200 रुपया मतलब काफी कम है जी। अगर आपका 20 लाख से आई थिंक 1 करोड़ या 2 करोड़ का कुछ स्लैब है, वो मुझे ध्यान नहीं, उसकी फीस है 2000 रुपए। अच्छा। हाँ, उसके बाद अगर आप सेंट्रल लेवल है वो थोड़ा हाई है सर जी। कि जिसका उससे ज्यादा है नहीं तो मतलब। तब तक फिर इतना अर्निंग भी हो चुकी है ना, तो उसमें फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आदमी 1 करोड़ को क्रॉस कर रहा है तो फिर उसको वो तो खुद ही डिसीजन ले सकता है, फिर अपने को ज्यादा उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जी जी। इवन सर अपना GST वगैरह भी पूरा ऑनलाइन कर दिया है। जी जी। अच्छा सर, ये थोड़ा ये बताइए कि अगर जैसे कोई आदमी मतलब कोई पर्सन अपने यहाँ, कोई इंडिया से कोई स्टार्ट करना चाहे या कोई महिला स्टार्ट करना चाहे, तो वो क्या चैलेंज फेस कर सकते हैं जो आपने फेस किए और आपने उनको ओवरकम किया? तो वो क्या चैलेंज फेस कर सकते हैं एज ए स्टार्टअप, जो आपने मैं ये बोलूँ कि जो आपने शुरू में 1 साल में किया था? बेसिकली मैं उसी के बारे में दूसरे ढंग से पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब जैसे कोई नया आदमी है जो थोड़ा बहुत जो आपने शुरू का इन्वेस्टमेंट बताया वो करके उसने स्टार्ट किया, तो और वो लाइसेंस वगैरह वो भी काफ़ी नॉमिनल है, तो मान लीजिए वो भी लाइसेंस वो लेने के बाद उसको ऐसे क्या चैलेंजेस आपने फेस करे और उनको ओवरकम किया? जैसे एक तो आप बता ही चुके हैं कि लोग आप पूछते हैं क्यों खरीदूं मैं। उसके अलावा सर आप कुछ बताना चाहें तो सर काफी हेल्प होगी। उसके अलावा जो मेरे को अपना थोड़ा लर्निंग ये आया, उसको ये समझ में आया मुझे कि अपने को राइट कस्टमर तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम पहले यही सोचते हैं कि हमारा एवरीवन इज आवर कस्टमर, बट वो एक्चुअली ट्रू नहीं है। मुझे भी यही लगता था, मैं जिस अपार्टमेंट में रहता था वहां करीब 150-200 लोग रहते थे। मुझे लगता था अरे यार 150 लोग तो मेरे पास तैयार है, मेरा माल 150 लोग तो खरीद लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। नंबर 1 ये भी मतलब मार्केट का अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी पड़ेगी कि कहाँ है अपने कस्टमर। यस। अब जैसे मैंने सोचा था यार मेरे दोस्त थे, उनको तो मैं एक बार बोलूंगा वो लोग खरीद लेंगे, वो नहीं होता है। लेकिन एक चीज ये समझ में आया कि देखिए अगर आप अच्छे से सामने कस्टमर को समझाएंगे, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज पे कभी रिलाई मत करना इनिशियली। वो आपको मोटिवेट करने के लिए शायद 1 या 2 बार ले लें, बट वो आपके कस्टमर्स नहीं है। समझ गए। मेरे को भी मेरे ये सब धीरे धीरे समझ में आई चीजें। उसके बाद मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये समझ में आई कि अगर आप किसी स्ट्रेंज बंदे को समझा रहे हैं अपना प्रोडक्ट और सही तरीके से समझा रहे हैं और अपने बेनिफिट बता रहे हैं प्रोडक्ट के, तो चांसेस ज्यादा है कि वो एक बार ट्राई तो करेगा, बजाय अपने रिश्तेदारों के। जी। आज देखिए वैसे रिश्तेदार तो अपने लिमिटेड ही है ना। जी सही बात। और अपने को तो सर अगर बड़ा सोचना तो अपने को तो उससे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सही बात, आगे बढ़ना। तो ये छोटी छोटी ये सब मानसिकता की कमी है बस, कि हम कैसे सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा सर, तो ये बताइए कि आप कितना टाइम अभी लगा रहे हैं और आपका क्या फुल डे इसमें लग जाता है? या जैसे मान लीजिए अगर कोई अपने ऐसे इंटरप्रेन्योर आना चाहते हैं जो मान लीजिए जॉब में हैं या पार्ट टाइम करना चाहते हैं, या तो मतलब आपके हिसाब से कितना टाइम देना सही रहेगा? आप कितना टाइम दे रहे हैं और आपको कम लगता है, ज़्यादा लगता है? तो थोड़ा समय के बारे में बताइए, आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस है समय के? समय के लिए तो ऐसा मैं कहूँगा कि अगर जैसे कोई पार्ट टाइम करना चाहता है, कोई सिर्फ मार्केट ट्राई करना चाहता है, Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट बहुत अच्छे पोर्टल्स हैं और बहुत कम पैसे में वो शुरू होते हैं, क्योंकि उसमें तो आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, वो तो बस लिस्ट आप करो, उसके बाद आपको एडवर्टीजमेंट करना होता है। सबसे अच्छी चीज ये हुई है ई कॉमर्स की कि आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर आप रिटेल स्टोर्स वगैरह में रखना चाहते हैं, वो सब पूरा फुल टाइम है।
उसको आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता आपका प्रोडक्ट कब खत्म हो जाएगा, या आपको ये नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा है। मतलब अगर अपन प्रोडक्ट रिटेल स्टोर में बेचना चाहें तब की बात बता रहे हैं अपन। जी जी, क्योंकि मैं तो डे 1 से फुल टाइम हो, चाहे मैंने रिसर्च करी हो या फिर मैं पार्ट टाइम सर लेके नहीं चला था। नहीं, अपने अपने ऑडियंस में ऐसे लोग हो सकते हैं जो मतलब जॉब कर रहे हैं, वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि वो एकदम से जॉब भी नहीं छोड़ सकते। जैसे मान तो लीजिए उसके कोई लिए ई कॉमर्स बेस्ट है, ई कॉमर्स तो बेस्ट है। ठीक है सर। तो अच्छा, आपने कितना एम्प्लॉयमेंट सर प्रोड्यूस कर दिया अभी? आप लगभग, आपको 2 साल हो गए हैं, 1 साल आपको रजिस्टर कराए हो गया, तो अभी आप कितने एम्प्लॉय हैं, कितना एम्प्लॉयमेंट आप प्रोड्यूस कर चुके हैं? सर अभी हमारे 5 एम्प्लॉयज हैं, 5 एम्प्लॉय, जिसमें 3 लेडीज हैं, 2 मैन हैं। अच्छा जी सर। और वो भी हमारे एम्प्लॉयज भी सर, देखिए हमने एम्प्लॉयज भी ढूंढना बहुत तरीके से चालू किया। अब जैसे क्या हुआ, अब हमें क्या है, हम हमारा खाने का प्रोडक्ट है। अब ये मैं किसी लेबर से नहीं करवा सकता हूँ काम, जिसको ये घर बनाना आता हो या ये सब बनाना आता हो। तो इसके लिए भी हमने क्या किया, हमने कहा जो ये घर में कुछ लेडीज नहीं होती, किसी के घर में खाना बनाते हैं या कुछ करती हैं, तो हमने ये सोचा इनका काम तो सुबह खत्म हो जाता है 1, 2 या 3 घंटे के अंदर। उसके बाद ये दिन भर खाली रहती हैं। और इनको, जिनको खाना बनाने की नॉलेज है, उनको मसाले की भी हल्की नॉलेज रहती है कि क्या टेस्ट होता है क्या नहीं होता है। लेडीज तो एक्सपर्ट है उसमें, वो तो उनको जी। तो हमने ऐसे ही उनसे बात किया कि क्या आप इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में 2-3 लेडीज आती थी जो खाना वगैरह बनाती थी किसी के घर में। तो उन्होंने बोला ठीक है कि अगर आप हमें बताएंगे कि करना क्या है तो हम कर तो देंगे। तो उससे हमें ये फायदा हुआ कि हमको उन्हें बेसिक ट्रेनिंग जो है सिर्फ ये बतानी पड़ी इस प्रोडक्ट को कैसे करते हैं, करना क्या है, बस यही। बाकी उन्हें पता तो है ही, सब कुछ है। बाकी उन्हें पता है कि कैसे सामान रखना है, क्या हाइजीन रखनी है, कैसे करना है, वो सब उनको पता है। सही बात, सही। तो ऐसे हमने अपने एम्प्लॉयज वगैरह ढूंढने चालू किए। तो अभी 5 एम्प्लॉय हैं आपके पास? जी सर। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अभी आप कितना इससे अर्न कर रहे हैं, मतलब 1 या 2 साल हो गए आपको, तो आप अभी कितना अर्न कर रहे हैं? या अगर कोई नया आदमी चालू करता है तो वो नया कोई एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करते हैं तो वो 1 या 2 साल में कहाँ तक पहुंच सकते हैं, मतलब? तो अगर अपन फिगर में बात करें तो वो कैसा क्या है अभी सर? देखिए सर, मैं जो इंस्टीट्यूट आपको बताया था, CFTRI, IFPT वगैरह, उसमें पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है। अच्छा। जब हम कोर्स करते हैं उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, उसमें आपका बेसिक लेवल भी होता है, मीडियम लेवल भी होता है और हाई लेवल भी होता है। तो उसमें वो लोग ये बताते हैं, जैसे हर किसी के करने का तरीका, आप कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, आप कितने कैपेसिटी पे आप शुरू करें। मान लीजिए जो आपने बताया है वही सही है अभी तो, मतलब 20-30 हजार रुपए लगा के कोई स्टार्ट करे तो वो एक नॉमिनल कॉस्ट है, उस पे स्टार्ट किया जा सकता है। तो मतलब 2 साल। हाँ बोलिए सर आप, सॉरी। जी नहीं कोई नहीं सर। तो उसमें क्या होता है ना, देखिए हमने क्या किया ना, हमने सबसे पहले आप जो है कम से कम अगर 20-25-30 हजार के अंदर अगर आप चालू कर रहे हैं तो ये आपको कम से कम 10 से 15 लाख का रेवेन्यू आराम से दे सकता है। तो 1 या 2 साल के अंदर? हाँ सर, आराम से आता है ये तो। अच्छा। क्योंकि क्या होता है ना, आपको जो है एक बार मार्केट स्टडी करना जरूरी है, उसमें टाइम लगता है। ये तो हमारी क्या आदत होती है ना, हम लोगों की, हम इंडियंस की क्या आदत है, अरे प्रोडक्ट बनाते हैं पहले, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। सही है। मैं हाईली इम्प्रेस हुआ आपने जो अभी बताया। 1 साल तक आपने उसको ट्राई किया, मॉडिफाई किया, अल्टर किया, फीडबैक लिया, फिर कॉल किया लोगों को। ये अमेजिंग थिंग है सर जो आपने किया है। आई थिंक most of the people are missing in this area, so I'll request everyone who is watching this video, please learn from Anubhav ji like this. Thank you so much. Thank you so much. सर हम लोग के पास कोई फंडिंग तो है नहीं कि हम बल्क में पैसा लगा के चालू करें, हमें बस इतना पता है मेहनत कैसे करते हैं। जी तो बस वैसे ही है। तो सर कोई और, देखिए बिजनेस रिलेटेड अपना काफी जानकारी सर आपने शेयर की। अब कुछ और अगर रह गया हो, आप अपने हिसाब से कुछ ऐड करना चाहें तो आप वो बता दीजिए, बाकी फिर अपन नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं।
जी सर। सर देखिए, मैं जिस बिजनेस में हूँ उसका जो है मुझे भी नहीं पता था कि एक्सपोर्ट में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर जैसे कोई स्टार्ट करना चाहता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है, हम ई कॉमर्स से आप चालू कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम रिटेल मार्केट्स करना चाहें, रिटेल मार्केट्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट में घुस जाते हैं, एक्सपोर्ट के लिए भी काफी ज्यादा स्कोप है और इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट करी है एक्सपोर्ट्स को तो अभी। तो सर मान लीजिए अपन ने अपना जैसे प्रोडक्ट बनाया, उसको लेबलिंग की, अपन ने रजिस्टर कराया, जीएसटी, एफएसएसआई वो सारे लिए अपन ने, तो और अपन ने थोड़ा मार्केट भी टेस्ट किया, कस्टमर फीडबैक भी लिया। अब मान लीजिए अब अपन एक्सपोर्ट की बात करें तो उसके लिए क्या मेथड रहती है सर? क्या उसके कुछ लाइसेंस लेना पड़ता है या क्या प्रोसीजर रहता है सर? सर एक्सपोर्ट में देखिए सबसे बड़ा होता है अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, सबसे पहला लाइसेंस। जी। ठीक है, सबसे पहला लाइसेंस हो गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। उसके बाद जो है वो सारे जो है प्रमोशन काउंसिल्स होते हैं सर, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। हमारा जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फूड एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैटेगरी में है, तो वो अपेडा के अंडर आता है। अपेडा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है आपको अपने क्लाइंट से पूछना पड़ता है कि उसको इंपोर्ट के लिए क्या क्या लाइसेंसेस चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं वो ये मांगते हैं कंट्री ऑफ ओरिजिन चाहिए, ये इंडिया में ही बना है प्रोडक्ट, इंडिया से ही जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है। मतलब इट डिपेंड्स फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट। उसके बाद हाँ, जी सर। और बताइए सर, और आप कुछ लाइसेंस बता रहे? जी, हमारा ये हो गया। उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लाइसेंस जो आता है वो ये करता है कि हमारा लेबल जो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं वो लोग मांगते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो सर ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है और ये जो ओरिजिन ऑफ कंट्री लाइसेंस है, ये मतलब इनमें काफी मेहनत लगती है या काफी कुछ, मतलब ये मतलब काफी हॉरिबल थिंग है या मतलब थोड़ा मेहनत? बहुत आसान कर दिया गवर्नमेंट ने, थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। अभी सर आईईसी कोड वगैरह आप ऑनलाइन जाके आपको 24 घंटे में मिल जाता है, 500 रुपए उसकी फीस है बस। अच्छा, और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने में कितना टाइम लग जाता है अगर अपने को कुछ एक्सपोर्ट? 24 घंटे। ओह, 24 घंटे आप अप्लाई कीजिए, अगर आपका पूरा वेरिफिकेशन हो जाता है 24 घंटे में आ जाता है। सर ये तो बहुत ही अच्छी बात। आप तो मतलब आपने सारे बैरियर तोड़ दिए अभी लोगों के लिए। अब अगर आप देखेंगे तो पूरा समय की सीमा आपने पूरी, आप ऐसी जानकारी शेयर कर रहे हैं जो लोगों के लिए बहुत ही काम की चीज है। नहीं सर, ये इसलिए भी जरूरी है ना, हम लोग ये चीज डिस्कस नहीं करते हैं, मुझे भी इस चीज की नॉलेज नहीं थी। जो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसे एक्सपोर्ट करने के लिए क्या फैसिलिटी मिलती है या वो क्या फायदा ले सकता है या क्या प्रोसेस है? सर देखिए, एक्सपोर्ट में सबसे अच्छा हमें ये फायदा है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई नया आदमी है जिसको एक्सपोर्ट का आइडिया नहीं है, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में जाए, वहां पे उनका 1 से 1.5 महीने का एक प्रोग्राम चलता है निर्यात बंधु करके। आप वहां से बेसिक डॉक्यूमेंटेशन नॉलेज पूरा ले सकते हैं। अच्छा, कि कैसे बायर सर्च करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे पेमेंट टर्म्स होती हैं, या आपके कैसे कैसे क्या डिलीवरी टर्म्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें आपको ये फायदा मिलता है कि अगर आप जीएसटी, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो जीएसटी का एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग करके आता है, आप वो ले सकते हैं। अच्छा, जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें क्या है आपका जो है जीएसटी आपको पे नहीं करना होता है एक्सपोर्ट्स में। अच्छा, जीएसटी नहीं लगता है इसमें? जी जी, जीएसटी नहीं लगता। मतलब आप अपने इनवॉइस में जीएसटी लगाएंगे बट वो गवर्नमेंट नहीं लेती है। अच्छा अच्छा, जी, एक्सपोर्ट्स में होता है। और दूसरा, इसमें ड्यूटी ड्रॉबैक बहुत सारे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर आप X परसेंटेज तक X रुपीस का माल जो है आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर कुछ परसेंट आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कैशबैक मिलता है। अच्छा, तो मतलब ये तो बहुत डबल छोटा एडवांटेज है, मतलब जीएसटी भी नहीं लग रहा है और कैशबैक भी मिल रहा है, तो ये तो काफी अच्छी चीज है। लेकिन जीएसटी नहीं लग रहा, उसके लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होना जरूरी है। अगर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नहीं है तो आपको जीएसटी पे करना है, फिर आप उसको क्या कहते हैं क्लेम कर सकते हैं बाद में। समझिए सर, मतलब मैं आपको अपना पर्सनल बताता हूँ। अगर आप मेरे से पूछे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ओ भाई, एक्सपोर्ट इज लाइक समथिंग, बहुत बड़ा काम करना है मेरे।
लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि जस्ट 24 आवर लग रहे हैं उसको, अगर मेरे सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं, सो डेफिनेटली मैं आई विल गो एंड सर्च लाइक व्हाट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, व्हाट इज, सी ऑफ कोर्स आई हैव टू फॉलो ऑल लीगल प्रोसीजर, सो आई विल फॉलो द लीगल प्रोसीजर। एंड अगर 24 घंटे में मेरे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, या 24 छोड़िए 1 हफ्ते में मिल जाता है सर, तो वो तो इट्स अमेजिंग थिंग सर, इट्स वेरी गुड। जी जी डेफिनेटली। और उसके बाद आपका अपेडा का लाइसेंस, वो आई थिंक 2 हफ्ते लगते हैं उसको। अच्छा, आप जिस भी स्टेट में है उसका आप अपेडा का ऑफिस देख लीजिएगा कहाँ पे है, उसमें अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, वो 2 हफ्ते में मिल जाता है वो लाइसेंस। ओके सर, गुड। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, काफी बहुत ही एक्सपीरियंस, और आपने जो भी सीखा आपने बिल्कुल समझाया लोगों को, तो ये बहुत जानकारी दी। मैं बाय हार्ट आई एम फीलिंग ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू एंड लाइक योर नॉलेज व्हाट यू शेयर्ड सर, इट्स रियली थैंक यू सो मच सर। So sir, now I will start another section, and like I will ask some spiritual question to you sir, like maybe some 2 year back or 1 year back or 6 month back, maybe 5 year back, you had seen some dream and like which came true now, or maybe some in your throughout your life, like you had thought some dream and which dream is now in front of you, you realize those dream. Can you talk about something like that? You can recall something? Okay, sir, dream, sir, starting a business, मतलब was not a dream actually. It was just may not be like business, like if you want to relate some other thing which you thought and which maybe after a year or after 6 months or some time it came in front of you. Okay, so I'll narrate a story about this. Sure. So what really happened is, आज से करीब 6 या 7 साल पहले की बात है सर। तो उसमें क्या हुआ था, मेरे को मैं ऑफिस में काम कर रहा था, तो मेरे कलीग्स ने एक स्टार्टअप के बारे में बताया था मुझे, जिसमें एक 20 या 22 साल के लड़के ने $1 मिलियन कंपनी स्टार्ट करी थी। अच्छा जी, his name is Mr. Varun Agrawal. He's the founder of Alma Mater Store. Okay. तो उसके बारे में पता था, उससे मेरे को पहली बार क्यूरियोसिटी हुआ था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मेरे लिए तो ये था यार रतन टाटा वगैरह या बिरला वगैरह बनना है तो ये तो आपको क्या कहते हैं, आपका एंसेस्ट्रल होना चाहिए कुछ। हमारे लिए तो उस समय यही होता था कि अपने को सैलरी टाइम पे मिल जाए, बस और सैलरी टाइम पे मिल जाए, उसमें अपन खर्च करें, जिंदगी खत्म। महीने के आखिरी से 2 दिन पहले खत्म होना चाहिए पूरा। तो यही था। तो उस समय मुझे थोड़ा एक सोचने के लिए, पहली बार मैंने सोचा कि ऐसा क्या पॉसिबल है, कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि फिर मैंने धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं सर ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैंने एक और स्टोरी पढ़ी थी, देयर इज अ गाय कॉल्ड थॉमस स्वराज। He is a 12-year-old iOS developer. उसने 12 साल की उम्र में iOS का एक ऐप बनाया था, मुझे ऐप का नाम ध्यान नहीं, और उसने टेड में टॉक दिया सर। 12 ईयर, मतलब 12 साल के लड़के ने। तो मैं ये सोचा कि यार ये लोग कर सकते हैं, तो मैं एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। सही बात। तो मैंने उनके बारे में काफी पढ़ा। मैंने वरुण अग्रवाल की एक किताब है, हाउ आई ब्रेव्ड अनु आंटी एंड फाउंडेड $1 मिलियन कंपनी, वो मैं पूरी पढ़ी। साइकोलॉजी की कैसे स्टार्ट हुआ, क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो मैंने कहा एक बार ट्राई करते हैं। तो इसी से मुझे यही पता चला था कि एक बार चलो कोर्स करके देखते हैं, सिंस मेरा बैकग्राउंड बिजनेस का कुछ है नहीं, इट्स अ कंप्लीट सर्विस बेस्ड बैकग्राउंड मेरा है, ठीक है। तो अगर कुछ करना है तो उसके लिए एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जी, सही बात। तो जब मैंने ये कोर्स किया था, उसके बाद मैंने करीब उसके 2 साल बाद मैं IIT बॉम्बे गया था। वहां पे स्टार्टअप इवेंट होता है उनका हर साल, उसका नाम क्या है, नाम नहीं ध्यान, आइकॉन करके समथिंग इज देयर, स्टार्टअप इवेंट होता है। तो वहां पे मैं विजिट करने गया था, वहां पे एंटरप्रेन्योर्स वगैरह से मिला, बातचीत किया, समझा कि कैसे क्या होता है। तो वहां पे मुझे पहली बार वरुण अग्रवाल से मिलने का मौका मिला था। मतलब मैं उस समय सरप्राइज था कि मैंने आपके बारे में इतना पढ़ा और मैंने ये नहीं सोचा था आप यहाँ पे एज अ स्पीकर आ रहे हो।
समझ गया सर, समझ गया। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा पॉइंट था कि नहीं सर, इट इज पॉसिबल। मतलब एक रियलाइजेशन था, इट इज पॉसिबल। जैसे होता है ना कि हम फिल्म स्टार्स को देखते हैं और किसी दिन अचानक से मिल जाए, अरे ये कैसे हो गया, है तो वो भी इंसान ही। जी जी, नहीं ऐसा होता है सर, जैसे मतलब मान लीजिए इंजीनियरिंग में अपन ने किसी राइटर की बुक पढ़ रहे हैं और अगर वो ही पढ़ाने आ जाए अपने को, एक आध पीरियड ले लें, तो जी जी, ऐसा लगता है कि वाह कुछ अजीब सा हो गया। समझ तो गया वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक मोमेंट था कि नहीं सर, ऐसा मैं एक बार कोशिश तो जरूर करूंगा। सही बात है सर। तो इसीलिए मैंने 3-4 स्टार्टअप किए थे अपनी जॉब के साथ। अच्छा, मैंने वो ट्राई किया, बट मैंने कहा नहीं, अब करेंगे तो फुल टाइम करेंगे कि 1 साल मैं दूंगा, अगर चल जाता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो कोई दिक्कत नहीं, वापस जॉब ले लेंगे। सही बात। अच्छा तो सर, वो आप मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जी जी सर, अच्छा ये बताइए क्या फ्यूचर प्लान है सर आपका जिलीज को लेके? आप क्या सोचते हैं, क्या क्या फ्यूचर प्लान देखते हैं आप 2 साल फ्रॉम नाउ, 2-3 ईयर फ्रॉम नाउ? सर अभी तो हम जैसे जिलीज को जैसे प्लान कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी नेशनल रिटेलर्स हैं, जैसे रिलायंस हो गया, मोर सुपरमार्केट्स हो गया, अभी हमारे इन लोगों से अभी हम लोग इन लोगों को पहुंच नहीं पा रहे हैं। So we would like to make our presence available in at least in 1 to 2 national retailers. Apart from that, we are working on entering into this Malaysia, Thailand and Dubai. Okay. ये 3 मार्केट्स हम ट्राई कर रहे हैं कि अगर इसमें एंट्री मिल सकती है, बिकॉज अभी तो कोविड हो गया तो सर काफी चीजें चेंज हो गई हैं। ये तो पहले तो क्या होता था, आप एग्जीबिशंस वगैरह अटेंड करो तो आपको चांसेस पता चल जाते थे कि बायर्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। सही। तो अभी हम ये 2 चीजों पे टारगेट करें कि एक एटलीस्ट किसी नेशनल रिटेलर पे रीच कर पाए कि हमारा एटलीस्ट प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल हो, और दूसरा एक्सपोर्ट मार्केट सर। अच्छा, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अगर कोई आपके जैसा ही कोई बिजनेस सेटअप करना चाहता हो, या कोई आपके साथ मिलके काम करना चाहता हो, जैसे मान लीजिए कुछ डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो आपकी, या वो किसी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री वो आपके प्रोडक्ट सप्लाई करना चाहता हो, या वो खुद अपना कुछ करना चाहता हो, तो आप उसे इस टाइप की क्या एडवाइस देंगे जो लाइक कैसे आपसे कनेक्ट हो सकता है वो? सर अभी तो वो हमारे साथ हमारी वेबसाइट पे हमने रीसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन सब के लिंक डाले हैं। वो हमसे अगर वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो वो उस पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग उनको कॉल बैक करेंगे। वेबसाइट यहाँ पे शो कर दूंगा, तो ये देखिए आपकी वेबसाइट है, तो इसमें लोग बाग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। जी, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं या रीसेलर बनना चाहते हैं या कल को जाके एक्सपोर्ट भी करवाना चाहते हैं, तो वी आर ओपन फॉर दैट। वो हमसे डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है ये बिजनेस, सर ये बिजनेस बहुत अच्छा है, क्योंकि आज आप ये सोचिए कि आज हमारा इतना फूड वेस्टेज हो रहा है। सही बात। अगर आज हम उसको प्रोसेस कर पाते हैं और किसी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं, सर इससे बड़ा गवर्नमेंट जो है, जो हमारा गवर्नमेंट का मिशन है कि आज जो है फूड वेस्टेज कम करना है जी, उसमें हम सरकार की भी मदद कर पाएंगे, किसानों की भी मदद कर पाएंगे। सही है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज इंडिया का भी फूड प्रोसेसिंग काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम सबसे बड़े फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के प्रोड्यूसर हैं। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाती है हमारे सामने। सही। चलिए सर, अब एक अपन लगभग अपना कंक्लूजन की तरफ है अपन। अब मैं बस एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि जी सर। सर ये बताइए कि जैसे आपके बिजनेस के अलावा कोई और अगर बिजनेस आइडिया आप शेयर करना चाहें, जो क्योंकि आप मार्केट में जाते हैं, आपके कई दोस्त हैं जो आपको लगता होगा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, या आपको ऐसा लगता हो कि यार मैं मतलब इस बिजनेस सेगमेंट में, या ये आपके बिजनेस के अलावा अगर आप कुछ बताना चाहें तो जिससे क्या कुछ उन लोगों को और भी एक आइडिया आ सकते हैं। सर एक चीज जो मैंने समझी है, जो कोविड के बाद मेरे को समझ में आई है, कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहे फूड आइटम्स हो या स्किन केयर हो, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि लोग इतने ज्यादा अवेयर हो गए हैं अपनी हेल्थ को लेके। अब हेल्थ इज अ प्रायोरिटी, तो पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स, जैसे कोल्ड प्रेस ऑयल बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। कोल्ड प्रेस ऑयल हो गया, आपके ऑर्गेनिक स्पाइसेस हो गए, ऑर्गेनिक पल्सेस हो गए, या उसके बाद ऑर्गेनिक क्रीम्स हो गई, स्किन केयर क्रीम, आपके फेस वॉश हो गए ऑर्गेनिक।
लोग इसमें बहुत ज्यादा अब अवेयर हो चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है अगर कोई इन बिजनेसेस में एंटर करना चाहता है। चलिए सर, क्वेश्चन हमारी साइड से पूरे होते हैं। तो आप बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और मुझे पूरा विश्वास है इससे लोगों को फायदा होगा। और हम आपके कांटेक्ट शेयर करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो कांटेक्ट भी राइट पर्सन तक पहुंचेंगे और जल्दी होगा। श्योर सर, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। मेरा सौभाग्य था कि आपसे बात करने का मुझे मौका मिल पाया इस प्लेटफॉर्म के जरिए। एक बार सर सिचुएशन नॉर्मल होती है तो हम जरूर मिलेंगे। जरूर सर, जरूर। चलिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।